हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल तर्कस क्लासेज में। आज से हम करने जा रहे हैं 25 जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम बिहार एसएससी, बिहार एसआई पीटी और मेंस, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे के अदर एग्जाम, एसएससी और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये सिर्फ 25 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 1 क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। विश्व इतिहास की झलक जो है, यह पुस्तक नेहरू जी द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए 196 पत्रों का संग्रह है। जब नेहरू जी जेल में थे 1934-35 के दौरान, तो अपने पुत्री को पुत्री को डेली एक पत्र लिखते थे। वही 196 पत्रों को इंदिरा गांधी जी ने कलेक्ट करके रखा था। बाद में इन्हीं पत्रों को विश्व इतिहास की झलक या ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कहा जाता है। मेरी कहानी ये नेहरू जी की आत्मकथा है, जो उन्होंने 1934-35 के दौरान जेल में रहते हुए लिखी थी। जेल में रहते हुए अपनी पुत्री को जो पत्र डेली लिखते थे इंदिरा गांधी को, वो 196 पत्र लिखे थे और उन्हीं का संग्रह है विश्व इतिहास की झलक। लेकिन नेहरू जी अपनी आत्मकथा भी साथ साथ में लिखते थे, जिसको मेरी कहानी एंड ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम भी कहा जाता है। और ये पुस्तक उन्होंने जेल में रहने दौरान लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक चीज और, द डिवाइन लाइफ। द डिवाइन लाइफ के जो लेखक हैं वो अरविंदो घोष थे, और सावित्री नामक जो कविता का संग्रह था उसके लेखक भी श्री अरविंदो घोष थे। ये इनकी सबसे महान काव्य रचना है सावित्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए कोलकाता में एक स्कूल की स्थापना की थी। विद्यासागर जी ने 7 मई 1849 ईस्वी को जॉन इलियट ड्रिंक वाटर वेथ्यून के साथ मिलकर कलकत्ता में कलकत्ता फीमेल स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है। जो स्कूल बाद में यही स्कूल वेथ्यून कॉलेज के नाम से जाना गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन टी की जो घटना है उसका वो कब घटित हुई थी? तो 1773 ईस्वी में घटित हुई थी। ठीक है। ये बोस्टन टी की घटना जो है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? तो अमेरिका के लोग जो है ब्रिटेन द्वारा चाय पर लगाए गए अनुचित टैक्स और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं के मुद्दे पर नाराज थे। इसमें क्या हुआ था? तो सन्स ऑफ लिबर्टी नामक एक ग्रुप था, उसके सदस्यों ने जहाजों पर चढ़कर चाय के 342 बक्से समुद्र में फेंक दिए, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ था? तो इस साहसी विरोध ने बिखरे हुए अमेरिकी उपनिवेशों को एकजुट किया और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी गई। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की नींव किस घटना पर रखी गई थी? तो घटना कौन हो जाएगी? बोस्टन टी घटना। और ये कब घटित हुआ था? 1773 ईस्वी में। अच्छा, बोस्टन क्या है? तो अमेरिका का एक बंदरगाह है, जिसके कारण इसका नाम बोस्टन टी घटना रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम युग के उरईर किस लिए प्रसिद्ध है? संगम युग में उरईर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो था कपास के व्यापार का मुख्य केंद्र था। वो कपास के व्यापार का जो है प्रमुख केंद्र था उरईर। ठीक है। इसके बारे में और देखते हैं। संगम युग में मसालों, विशेषकर काली मिर्च के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व प्रसिद्ध केंद्र मुजिरिस था। काली मिर्च का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मुजिरिस। अच्छा, आप लोग कमेंट में एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि काली मिर्च को संगम युग में क्या कहा जाता था? ठीक है। आप इसका जवाब
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? तो विदेशी व्यापार मुख्य रूप से समुद्री तटीय बंदरगाहों से होता था, जिसे पट्टिनम कहा जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि संगम युग में बंदरगाहों को किस नाम से जाना जाता था? तो पट्टिनम के नाम से जाना जाता था। जैसे कि मुजिरिस, पुहार, कावेरीपट्टनम जिसको बोला जाता है, और अरिकमेडु, करिकई। ठीक है। देश के भीतर वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए शहर और बाजार प्रसिद्ध थे। बाजार को क्या कहा जाता था? अंगड़ी कहा जाता था। संगम युग में बाजार को क्या कहा जाता था? तो अंगड़ी कहा जाता था। जैसे मदुरै, उरैयूर और कांची। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले संगम काल के बारे में जानते हैं। संगम काल जो है वो कब से कब तक था? तो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक था। ठीक है। और यह प्राचीन दक्षिण भारत का स्वर्ण काल था। ये संगम का क्या अर्थ होता है? संगम का अर्थ होता है सभा या गोष्ठी, जहां तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे। कुल 3 संगम हुए थे। क्वेश्चन पूछता है कि संगम काल में कुल कितने संगम हुए थे? तो 3 संगम हुए थे। ये याद रखिएगा। इसके प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? तो चोल, जिसका प्रतीक चिन्ह बाघ था। इसका राजधानी कहाँ था? तो उरैयूर। उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो सूती कपड़ों के लिए। अभी पढ़े कि कपास के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध था? तो उरैयूर। ठीक है। नेक्स्ट कौन था? चेर। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? धनुष। इसकी राजधानी क्या था? तो बंजी। मसालों और मुजरिस बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। काली मिर्च का व्यापार कहाँ से होता था? तो मुजरिस बंदरगाह से ही होता था। पांड्य, इसका प्रतीक चिन्ह मछली था। राजधानी कहाँ था? मदुरै। ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने ही तीनों संगम को संरक्षण दिया था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि तीनों जो संगम हुए थे संगम काल में, वो किस राजा के, किस शासक के दौरान हुए थे? तो पांड्य शासक के दौरान हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और है व्यापार और अर्थव्यवस्था। इसके बारे में संगम कालीन युग का जो व्यापार और व्यवस्था था, ये क्या विदेशी व्यापार, रोम और यूनान के साथ जोरदार व्यापार होता था। मुजरिस और पुहार मुख्य बंदरगाह थे। इसमें प्रमुख विशेष वस्तुएं क्या थी व्यापार के लिए? तो काली मिर्च, मोती, रेशम और हाथी दांत का निर्यात होता था। इसके सिक्के क्या थे? तो रोम के सोने और चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में यहाँ पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? तो दक्षिण भारत में। इससे पता चलता है कि व्यापार रोम और यूनान से होता था। इसमें समाज और धर्म। समाज में कवियों और योद्धाओं का बहुत सम्मान था। कवि कवि का ही सम्मेलन तो संगम कहलाता था। मुख्य देवता था मुरुगन, कार्तिकेय। महिलाएं शिक्षित थी और इन्हें अपना जीवन साथी चुनने का आजादी थी। साहित्य, बहुत से इसमें 3 साहित्य का खास 3 साहित्य महत्वपूर्ण साहित्य का रचना हुआ था। ततीरबल्लुर जो थे वो कुराल नामक कुराल नामक तमिल साहित्य का रचना किए थे। ये तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ बताया गया है। तोल्लकप्पियम, ये तमिल व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है। शिल्पादिकरम और मणिमेखले इस काल के 2 महान महाकाव्य हैं। इसके लेखक कौन है? तो इलांगो। शिल शिल्पाका शिल्पादिकारम और मणिमेखले जो है महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य है, और इसके लेखक इलांगो है थे। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे नादिर अल असर के खिताब से नवाजा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर। मुगल काल के चित्रकारों में उस्ताद मंसूर का नाम सबसे ऊपर आता है, खास करके जब बात प्रकृति, पशु पक्षी और फूलों के चित्रण की हो। तो वे सम्राट जहांगीर के दरबार के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध कलाकार थे। जहांगीर के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो उस्ताद मंसूर। इसका उपाधि क्या दिया गया था? तो नासिर उल असर। जहांगीर उनकी कला से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने मंसूर को नासिर उल असर की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है युगों का आश्चर्य। इसका अर्थ क्या होता है? युगों का आश्चर्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी मुगल के बारे में और कुछ जानेंगे। ठीक है। तो इसका देखते हैं। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। अकबर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता का स्वर्ण काल कहा जाता है। साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जहांगीर, मुगल चित्रकला और प्रकृति चित्रण का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? जहांगीर को। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? अगर जो ऐसा क्वेश्चन में आए तो इसका आंसर होगा जहांगीर।
जहांगीर दावा करता था कि वो किसी भी चित्र को देखकर बता सकते हैं कि आंख किस कलाकार ने बनाई और भौहें किसने बनाई। शाहजहां 1628 से 1658 तक इसका शासनकाल रहा। ये मुगल वास्तुकला और भव्य स्मारकों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इन्होंने ही ताजमहल बनवाया और आगरा का मोती महल बनवाया, आगरा का लाल किला बनवाया, मोती महल नहीं, आगरा का लाल किला बनवाया, और बहुत सारे मुगल वास्तुकला जो है इन्हीं के शासनकाल में बना है। इमारतों का राजकुमार, शाहजहां का जो है इमारतों का राजकुमार कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर बनाए हैं। औरंगजेब, मुगल साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार का चरमोत्कर्ष। मुगल साम्राज्य का जो सबसे ज्यादा भौगोलिक विस्तार हुआ औरंगजेब के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट, वैसे संसाधन जो बरसों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब बोल रहा है कि ऐसा संसाधन जो हम उपयोग करते हैं और वो समाप्त हो जाता है, तो ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? ऐसे संसाधन को कहा जाता है अनवीकरणीय, मतलब जिसको हम नया नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय कहते हैं। इसका डिटेल देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन किसको कहते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है। इस ये जो क्या है? नवीकरणीय जो है सीमित मात्रा में उपलब्ध है और जिनका उपयोग करने के बाद सॉरी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है प्रकृति में असीमित है, मतलब अनलिमिटेड है, और जिनका उपयोग करने के बाद प्रकृति जिनका उपयोग करने के बाद उन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्जीवित या प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसका रिसाइकल किया जा सकता है। इन्हें अक्षय ऊर्जा कहते हैं, जिसका कभी क्षय ना हो उसे अक्षय कहते हैं, इसीलिए इसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और प्रदूषण कम फैलाते हैं। इनका पुनर्चक्रण संभव है, इनका रिसाइकल संभव है। उदाहरण क्या है? सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी से प्राप्त बिजली। पवन ऊर्जा, हवा के माध्यम से टरबाइन चलाकर बनाई गई बिजली। जल विद्युत, बहते पानी या बांधों से उत्पन्न ऊर्जा। बायोमास, पौधों और जैविक कचरों से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, अब देखते हैं अनवीकरणीय क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ये वो संसाधन है जिनका भंडारण सीमित है और एक बार इनका उपयोग कर लेने के बाद इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इन्हें दोबारा प्राप्त करना लगभग असंभव होता है। इसकी विशेषताएं क्या है कि एक निश्चित समय के बाद ये समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल। इनके जलने से भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण होता है। कोयला के जलने से कार्बन उत्सर्जन भी होता है, प्रदूषण भी होता है। पेट्रोल डीजल को जलने से कार्बन उत्सर्जन भी होता है और प्रदूषण भी होता है। इनका निर्माण बहुत धीमी भूगर्भीय प्रक्रिया से होता है। इसका निर्माण जो है तो बहुत धीमे धीमे होता है, जैसे कि कोयला बनने में हजारों करोड़ों साल लगे, पेट्रोल बनने में भी हजारों करोड़ों साल लगे। इसका उदाहरण क्या है? तो कोयला बिजली घरों में और उद्योगों में इसका उपयोग होता है, तो इससे प्रदूषण भी फैलता है और इससे कार्बन उत्सर्जन भी होता है। पेट्रोलियम, डी- पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन। प्राकृतिक गैस, जैसे कि खाना पकाने के लिए एलपीजी, वाहनों के लिए सीएनजी का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम जैसे तत्वों से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपक्षय। भूदृश्य पर पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय जो होते हैं उसको अपक्षय कहते हैं। तो अपक्षय क्या है? तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती है, फूटती है। इसमें चट्टानों का परिवहन एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता है। यह तापमान, वर्षा, पाले या रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चट्टान जो है अपने ही स्थान पर टूटता फूटता है, जैसे कि ज़्यादा गर्मी पड़ा या वर्षा हुआ या तो ठंड पड़ा, तो वो टूटता फूटता, ये इसमें क्या होता है अक्षय में, ये जो चट्टानें हैं ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। ठीक है, मुख्य बातें क्या है? चट्टान का टूटना लेकिन अपनी जगह पर टिके रहना। उदाहरण, रेगिस्तान में दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में ठंड के कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती है और उनका वो बिखर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अपरदन, अपरदन किसको कहते हैं? जब अपक्षयित कण, मिट्टी, पत्थर के टुकड़े, हवा, पानी या ग्लेशियर जैसी शक्तियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं, उसे अपरदन कहते हैं। जो अब चट्टान टूटा उसको अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? अपरदन कहते हैं। यह घिसावट और परिवहन की संयुक्त प्रक्रिया है। अब हम अगर जो हवा या ग्लेशियर से एक चट्टान को दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो घिसावट होगा और साथ साथ में परिवहन भी होगा।
इसमें क्या होता है, मुख्य बात क्या है, तो चट्टानी कणों का गतिशील होना। जो चट्टान का जो कण है टूटा हुआ, वो गतिशील रहता है। उदाहरण क्या है, नदी का बहता हुआ पानी अपने साथ पहाड़ों की मिट्टी और कंकड़ बहा ले जाता है, जिससे घाटियां गहरी हो जाती है। अपसादन क्या है? अपसादन क्या है? यह अपरदन की अगली कड़ी है। यह अपरदन का अगला प्रोसेस क्या है? तो अपसादन है। जब हवा या पानी की गति कम हो जाती है, तो ओए अपने साथ बहाकर लाई गए मलबे, मिट्टी, रेत, कंकड़ को किसी स्थान पर जमा करने लगते हैं। इसी जमाव को अपसादन कहते हैं। अब ये जब चट्टान टूटा, तो वो अपक्षय हुआ। अब चट्टान टूट के जब वो हवा या ग्लेशियर या पानी के माध्यम से वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, तो क्या कहलाया? अपर्दन कहलाया। अब अपर्दन के बाद जब वो एक जगह जमा होने लगा वो, तो उसको अपसादन कहते हैं। इसमें मुख्य बात क्या है, कणों को किसी जगह पर बैठ जाना या इकट्ठा होना। ठीक है, उदाहरण क्या है इसका, तो नदी के मुहाने पर मिट्टी जमा होने से डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा बोलेगा किसका उदाहरण है, तो अपसादन का उदाहरण है। डेल्टा किसका उदाहरण है? ऑप्शन में रहेगा अपक्षय, अपर्दन, अपसादन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपसादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक है कायांतरण। जब पहले से मौजूद चट्टानें आग्नेय या अपसादी अत्यधिक ताप और दाब के संपर्क में आती है, तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। वो पिघलती नहीं है, बल्कि उनका रूप बदल जाता है। उसको कायांतरित कहते हैं। इसमें मुख्य बात क्या है, तो रूप और संरचना में परिवर्तन हो जाता है। इसमें अब जो चट्टान है, वो अत्यधिक ताप के कारण वो टूटता फूटता नहीं, बल्कि उसको उसमें अभिक्रिया होकर के रासायनिक या भौतिक गुण उसके बदल जाते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या है, तो चूना पत्थर का अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर जो है, जब अत्यधिक उस पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और गर्मी पड़ता है, तो किस में बदल जाता है, तो संगमरमर में बदल जाता है। इसका मुख्य बात क्या है, तो रूप और संरचना में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, जैसे कि पहले चूना पत्थर था, जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, जिसको हम लोग चूना बोलते हैं, जिससे घर में पुताई होता है। अब वो संगमरमर में बदल गया। चूना पत्थर क्या होता है, ये क्या होता है, तो सफ़ेद भी होता है और साथ-साथ में ये नरम होता है। लेकिन जब वो संगमरमर में बदल जाता है, तो ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरमा। ठीक है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो नरमा जाना जाता है। अब देखते हैं चारों ऑप्शन को बारी बारी से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बोरो। यह चावल की एक किस्म है। बोरो किसका किस्म है? चावल का किस्म है। चावल में बोरा, बोरा में चावल, जिसे मुख्य रूप से सर्दियों नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है बोरों को। लेकिन जनरली जो हम लोग चावल उग जाते हैं, वो बरसात के मौसम में बोया जाता है और ठंड के मौसम में काटा जाता है। लेकिन बोरो जो है, ये सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। दूसरा क्या है, अरेबिका। यह कॉफ़ी की सबसे लोकप्रिय और उच्च गुणवत्ता वाली प्रजाति है, जो अपने मीठे स्वाद और कम कैफीन के लिए जानी जाती है। दूसरा तीसरा क्या है, रोबस्टा। यह कॉफ़ी की दूसरी प्रमुख प्रजाति है। पहला प्रमुख प्रजाति कौन सा है? अरेबिका। और दूसरा सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सा है? रोबस्टा, जिसका स्वाद कड़वा और तेज होता है और इसमें अरेबिका की तुलना में अधिक कैफीन होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बितस्ता के नाम से भी जाना जाता है? तो बितस्ता के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम हो जाएगा। देखते हैं कि भारत की प्रमुख नदियों के प्राचीन नाम। सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री, ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा, झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता, रावी का प्राचीन प्राचीन नाम परुस्नी, चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी, घग्घर, सदानीरा, गोमती, गोमल, कुर्रम या कुर्म, कृभु, यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी, सरस्वती का प्राचीन नाम नदीतमा, गंगा को विष्णुपदी, जाह्नवी, मंदाकिनी और भगीरथी के नामों से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्रा को चीन में किस नाम से जाना जाता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? ती पर्वत जो है, वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे कम उम्र की पर्वत श्रृंखला जो अभी भी बढ़ रही है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, सिक्किम और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी सिक्किम और सिक्किम नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अरावली यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी बलित फोल्ड पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अनामुडी यह केरल में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। अनामुडी को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? एवरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, आप लोग कमेंट में आंसर देंगे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है राजस्थान के माउंट आबू में स्थित अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर जो है माउंट आबू में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी, नीलगिरी जो है इसे ब्लू माउंट्स कहा जाता है, ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है, जहाँ पर 12 साल में दुर्लभ नीलकुंजी नामक फूल खिलते हैं, जिसके कारण ही इसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी पूरी तरह से भारत की सीमा के भीतर स्थित यह सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत की सीमा के भीतर स्थित यह सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो नंदा देवी। विंध्याचल यह पर्वत श्रृंखला पारंपरिक रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बीच की सीमा मानी जाती है। धूपगढ़ यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। खासी पहाड़ियाँ मेघालय की ये पहाड़ियाँ दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मासिन राम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। केटू जो है वो हिमालय का भाग नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है। और पूरी तरह से भारतीय सीमा में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, और किस अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है? तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अगर जो ऑप्शन में ये रहता तो दोनों आंसर होता। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया और भौतिकी अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जब उसका अभिक्रिया होता है तो वो अपना अवस्था बदल देता है और उसे फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयला का जलना, दूध से दही बनना। लेकिन फिजिकल अभिक्रिया जिसको रसायन भौतिकी अभिक्रिया कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो कोई पदार्थ है वो किसी दूसरे रूप में बदल गया, उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बर्फ का पानी बनना, फिर पानी से बर्फ बनाना, या पानी का बर्फ बनना, फिर बर्फ से पानी बनाना, पानी से गैस बनना, फिर गैस से फिर पानी बनाना। ठीक है, अब इसके सभी ऑप्शनों को बारी बारी से देखते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। परिभाषा इसका क्या? A+B हो जाएगा AB। उदाहरण, कार्बन और ऑक्सीजन जला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, कार्बन कार्बन क्या है? तो सॉलिड है, कार्बन जैसे कि कोयला। और ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन क्या है? तो गैस है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला तो ये बन गया CO2। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया क्या है? जब एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या दो अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे कि ए बी है, ये टूट के A+B हो गया। इसका उदाहरण क्या है? चूना पत्थर का टूटना। ठीक है, नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया। जब एक अधिक ताकतवर तत्व दूसरे कम ताकतवर तत्व को उसके घर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, जैसे कि A+BC। ठीक है, इसमें क्या किया कि ए इसके साथ जाके मिल गया, सी के साथ मिल गया और बी को बाहर निकाल के फेंक दिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? विस्थापन प्रक्रिया। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब उसके जगह पे
अपने आप को प्लेसमेंट कर दिया। इसका उदाहरण क्या है? तो लोहा और कॉपर सल्फेट, लोहा और कॉपर सल्फेट, जैसे कि Fe+CuSO4 जब मिलता है तो क्या बनाता है? फेरस सल्फेट बनाता है। ठीक है, और कॉपर को निकाल के बाहर फेंक दिया। जैसे कि सल्फेट पहले कॉपर के साथ था, लेकिन लोहा कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इसके साथ मिल गया और कॉपर को निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अक्सर इसे एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या हुआ? Ab+Cd, दो अलग अलग विलयन है, या दो अलग अलग पदार्थ है, या दो अलग अलग तत्व है। ये क्या किया कि इसका जो D है वो A के साथ आ गया, ठीक है, इसका जो B है वो C के साथ चला गया, मतलब एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, एक्सचेंज कर लिया। इसका उदाहरण क्या है? सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया, जैसे Na2SO4 और BaCl2। इसमें क्या हुआ कि BaSO4 जो है वो किसके साथ मिल गया? तो बेरियम के साथ मिल गया, और Cl जो है किसके साथ मिल गया? क्लोरीन किसके साथ मिल गया? तो सोडियम के साथ मिल गया। बेरियम सल्फेट एक श्वेत अघुलनशील अपक्षेप है। एक क्वेश्चन भी आए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? ताप विद्युत संयंत्र से होता है फ्लाई ऐश प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड्स के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इसको सुमेलित करना है। सोडियम बेंजोएट, यह क्या काम आता है? तो फलों के रस का परिरक्षण करने का काम आता है। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या काम आता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर के काम आता है। ठीक है, अम्ल नाइट्रिक अम्ल क्या काम आता है? तो रासायनिक उद्योगों में काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या काम आता है? तो पेट्रोलियम शोधन में काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। नाइट्रोजन यह प्रोटीन के निर्माण के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है। प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखलाओं से बने होते हैं, और हर अमीनो एसिड से एक अमीनो समूह होता है जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। इसके बिना प्रोटीन का बनना असंभव है। मतलब जब तक नाइट्रोजन नहीं रहेगा तब तक प्रोटीन नहीं बन सकता है। इसीलिए जितना भी दलहनी पौधा होता है, दलहनी पौधा में प्रोटीन पाया जाता है, और जितना भी दलहनी पौधा होता है उसके जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, दूसरा क्या है? मैग्नीज और जिंक। मैग्नीज और जिंक क्या होता है? ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जो एंजाइम के सक्रिय करने में मदद करता है। फास्फोरस यह मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए और एटीपी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा तत्व जो है डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग जो है वो भोजन भंडारण करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। जाइलम उत्तक जो है मुख्य रूप से पानी और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन इसके अलग अलग हिस्सों के विशिष्ट कार्य होते हैं। अलग अलग हिस्सा होता है, उसका अलग अलग काम है। जैसे जाइलम पेरेन्काइमा, यह जाइलन का एकमात्र जीवित घटक है। इसका मुख्य कार्य भोजन का भंडारण करना और पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। पौधे के लिए भोजन क्या होता है? तो स्टार्च और वसा होता है, उसका वो भंडारण करेगा और पानी का संवहन करेगा। ठीक है, क्या है अगला? क्या है? जाइलम फाइबर। ये मृत कोशिकाएं होती है जो मुख्य रूप से पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। अब जो कोशिका मृत हो गया उसको पौधा क्या करता है? बाहर की तरफ कर देता है। जैसे कि आप कोई भी पेड़ का तना देखेंगे वो हार्ड रहेगा। ठीक है, वो मृत कोशिकाएं रहती इसलिए वो हार्ड रहते हैं। वो क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, बहिनिका।
और बहिका, ये दोनों लंबी नाली जैसी संरचना है जिसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, जड़ से पत्तियों तक पानी और खनिज की परिवहन करना होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होते हैं? इसमें डीएनए होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। तो इसका डिटेल देखते हैं। आमतौर पर कोशिका का अधिकांश डीएनए और उसके केंद्रक अधिकांश डीएनए उसके केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है कोशिका के? तो केंद्रक में अधिकांश डीएनए। लेकिन कुछ विशिष्ट कोशिकांग ऐसे हैं जिसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। इन्हें अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन यही है ना कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सूत्र माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर जो पूछेगा तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक या कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। केंद्रक क्या है? तो कोशिका का कंट्रोल सेंटर है, जिसका मुख्य जिसमें मुख्य अनुवांशिक जानकारी होती है। अनुवांशिक जानकारी किसमें होता है? डीएनए में। और डीएनए सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में। इसलिए इसमें मुख्य अनुवांशिक जानकारी कहाँ होगा? तो केंद्रक में होगा। सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसके पास अपना स्वयं का वृत्ताकार डीएनए और राइबोसोम होता है, जिससे यह अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है। अब इसको सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं? आप इसे कमेंट में लिखें। हरित लवक, यह केवल पादप कोशिकाओं प्लांट सेल में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार इस अंग के पास भी अपना डीएनए होता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? तो पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है सेल का एनाटोमी। ठीक है, जिसे आप लोग पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, सेल के लिए अलग चैप्टर लेके आएंगे जिसमें हम पूरा सेल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा जो है इसमें बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो बायोमास ऊर्जा किसको कहते हैं? जो कि जीव जंतुओं से बने। बायो मतलब लाइफ, मतलब जीव, जीव से जो बने, जीव जंतुओं के मदद से जो बने। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, लकड़ी क्या है? पेड़ पौधा से बनता है। पेड़ क्या है? तो वो भी एक जीव है। गोबर, गोबर कहाँ से आता है? तो गोबर आता है गाय से, तो वो भी एक जीव है। कोयला किससे बनता है? तो वो भी लकड़ी से ही बनता है। तो लकड़ी पेड़ से बनता है, पेड़ क्या है? तो जीव है। ठीक है, नेक्स्ट, बायोमास वह कार्बनिक पदार्थ है जो जीवित पौधों या जानवरों से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। सभी लैंगिक करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय युग्मनज से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय युग्मनज से। ठीक है, नेक्स्ट, तो कोई भी जीवन की उत्पत्ति होगा उसमें कुछ कुछ जो है कम इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। निषेचन, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक क्या हो जाएगा? स्पर्म, और मादा युग्मक क्या हो जाएगा? एग या ओवम। जब आपस में मिलेगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। युग्मनज यानी जाइगोट, जाइगोट का निर्माण कब कैसे होगा? जब इन दोनों के मिलने से पहली कोशिका बनती है, उसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है, जब ये जाइगोट, जब दोनों स्पर्म और ओवम मिलेगा तो क्या निर्माण करेगा? युग्मनज का निर्माण करेगा, जिसे जाइगोट कहते हैं। एक कोशिकीय अवस्था, चाहे जीव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जैसे इंसान, हाथी या विशाल पेड़, उन सभी की जीवन की शुरुआत इसी एक अकेली कोशिका से होती है। एक कोशिकीय कोई भी हो, पहले वो एक कोशिका ही रहता है। जैसे कि यहाँ पर स्पर्म और एक जब मिलेगा तो एक एक कोशिका ही का ही निर्माण करेगा। पहले एक कोशिका बनेगा, उसके बाद धीरे 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 उसमें और अंग डेवलप होंगे। विकास, बाद में यही एक कोशिका विभाजित होकर वही सेल डिवीजन होकर के लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनती है और एक पूर्ण जीव का रूप ले लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह क्या है? तो क्या हो जाएगा? तो एजोला हो जाएगा। एजोला क्या है? एजोला एक छोटी तैरने वाली फर्न है। एजोला क्या है? एक फर्न है।
जिसका धान की खेतों में बहुत महत्व है। ये क्या करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये क्या करता है? एजोले के पत्तियों में एक एनाबीना एजोली नाम का एक नील हरित शैवाल रहता है, जो क्या करता है? ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर उस पौधों के उपयोग के योग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो नेफेथिन। क्या है? कीटभक्षी पौधा कौन सा होता है? तो नेफेथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेफेथिन क्या है? जिसे सामान्य भाषा में घटपर्णी कहते हैं, पिचर प्लांट कहा जाता है। यह एक अद्भुत कीटभक्षी पौधा है। यह कीटों को क्यों खाता है? तो यह पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। अब ये अपने नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार बनाते हैं। ये घड़ा के आकार का होता है। ठीक है, घड़ा के आकार का होता है। और क्या होता है कि जब इसमें कीट आके बैठता है यहाँ पे, तो ये क्या करता है? धीरे धीरे इसका मुंह बंद कर देता है, जिससे कीट इसी में रह जाता है और ये इसे अपना भोजन बना लेते हैं। तो क्यों करता है? तो उस इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। अब इसको नाइट्रोजन का पूर्ति करना है, तो वो कीटों से ही अपना शिकार करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को कौन सा दर्शाता दर्शाता है? तो काई है, लाइकेन। ये किससे किससे बनता है? तो शैवाल शैवाल और कवक से मिलकर बनता है काई, लाइकेन जिसको बोलते हैं। शैवाल प्लस कवक जब मिलता है तो लाइकेन बनता है, जिसे काई कहते हैं। इसको देखते हैं डिटेल में। लाइकेन प्रकृति में सहजीविता का सबसे अद्भुत उदाहरण है। यह दो अलग अलग प्रकार के जीवों से मिलता है, जो जो कि शैवाल होता है और कवक होता है। इन्हीं दोनों को मिल के बनता है, जिसको काई कहते हैं, लाइकेन। यह प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन बनाता है। और कवक क्या करता है? यह शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है और मिट्टी से पानी व खनिज सोकर शैवाल को देता है। अब ये कवक और शैवाल मिलके क्या बन गया? काई बन गया। ठीक है, जहाँ हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, वहाँ लाइकेन नहीं उगते, इसलिए इन्हें प्राकृतिक प्रदूषण मीटर भी कहा जाता है। अब ये जहाँ उग रहा है, जहाँ काई लग रहा है, समझ जाइए कि वहाँ हवा में SO2 नहीं है। अगर जो जहाँ भी SO2 की मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ काई नहीं होगा। और जितना कम होगा उतना ज़्यादा काई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करते हुए इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले किसका खोज हुआ और सबसे बाद में किसका खोज हुआ, उसके अनुसार इसका जो है ये कूट है, इसके अनुसार इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ, ठीक है, फिर प्रोटॉन की खोज हुआ, और फिर क्या हुआ? न्यूट्रॉन की खोज हुआ, फिर लास्ट में पाई मेसॉन की खोज हुआ। फिर देखते हैं इसमें कि कब कब किसका किसका खोज हुआ था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया 1897 ईस्वी में। ठीक है, प्रोटॉन की खोज 1917 से 1919, प्रोटॉन की खोज 1919 ईस्वी में हुआ। कौन किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में किया गया। ठीक है, कौन किया था? जेम्स चैडविक। और पाई मेसॉन की खोज पाई मेसॉन की खोज हिदेकी युकावा ने 1935 ईस्वी में किया। पाई मेसॉन 1935, न्यूट्रॉन की खोज हो गया 1932। तो इसको अगर जो कालानुक्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहले 3 नंबर हो जाएगा, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो उड़ीसा। उड़ीसा में जो है इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में पारित होने की तिथि, यह अधिनियम 20 मई 1961 को पारित किया गया था। प्रभावी तिथि या प्रभाव में कब आया था? तो 1 जुलाई 1961 से पूरे भारत में लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था दहेज लेने और देने पर रोक लगाना तथा इस सामाजिक बुराई का समाप्त करना। संशोधन इसमें कब हुआ? तो इस कानून को अधिक सख्त बनाने के लिए 1984 और 1986 ईस्वी में इसमें संशोधन किए गए थे। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दहेज निषेध अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1984 में। दूसरी बार संशोधन कब हुआ था? तो 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो कश्मीर राज्य पे शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो वो किस वंश से थे? तो वो कारकोट वंश से थे। कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे। ठीक है, तो कार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कारकोट वंश किस राज्य में शासन किए करते थे? तो कश्मीर में। इनका शासनकाल क्या था? तो 8वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया। साम्राज्य विस्तार, उन्होंने उन्हें कश्मीर का सिकंदर भी कहा जाता है, क्योंकि उनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर के बंगाल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक फैला था। तो कश्मीर का सिकंदर किन्हें कहा जाता है? तो राजा ललितादित्य को कहा जाता है। ठीक है, प्रसिद्ध निर्माण इन्होंने क्या क्या बनवाया? तो कश्मीर में विश्व प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर, ठीक है, और जो आज भी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, लेकिन यह अभी खंडहर में बदल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एक्स्ट्रा जिसको बोल सकते हैं। तो देखते हैं, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त कहाँ हुआ था? कालीबंगन से हुआ था। अगर जो आप लोग चाहते हैं कि कोई किसी खास टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक का नाम लिख दें, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ से हुआ? तो हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में। दफनाने की प्रथा हड़प्पा में होता था और जलाने की प्रथा कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से, जो कि गुजरात में है। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, धौलावीरा। ठीक है, तो ये रहा हमारा 25 क्वेश्चन। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं सेट नंबर 2 में।